जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सौरभ दुबे करियर वेल में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप बहुत ही बढ़िया होंगे। जबरदस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से, एक नई उम्मीद के साथ मैथ्स की प्रैक्टिस में बिल्कुल बढ़िया तरीके से लग चुके होंगे और लगना भी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग से अगर आप पूरी फोकस के साथ मैथ्स स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल किसी डाउट की बात ही नहीं है कि आपका मैथ्स दिन पे दिन बढ़िया होता चला जाएगा और आप खतरनाक स्कोर लेकर आएंगे अपने एग्जाम में। आइए बात करते हैं, आज हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक का खेल खेला जाएगा। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। मैंने कल आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है अपना, चैप्टर नंबर 1, अगर आप 9th क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कर लेते हैं तो 10th क्लास में भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अभी मैं 10th की क्लास ले रहा था, कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको 9th में पढ़ा दी जाती हैं, फिर भी 10th के बच्चे उसका आंसर नहीं कर पा रहे थे, या आंसर कर भी रहे थे तो आधे अधूरे आंसर कर रहे थे। लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे, ठीक है? तो बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, कॉपी पेन लेके साथ, हमेशा प्रैक्टिस के साथ बैठना है। कॉपी पेन जरूर ओपन कर लेना। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि संख्या पद्धति में क्या क्या बातें आप करने वाले हैं, क्या क्या आज की क्लास में पढ़ाया जाएगा। गुड इवनिंग एवरीवन। मनीषा, ऋषा, दिव्यांश तिवारी। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानेंगे, पूर्ण संख्याओं के बारे में, पूर्णांक क्या होता है वो, और परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इन सभी टॉपिक्स की बात करेंगे। मतलब कुल मिलाकर संख्याओं को कितने कितने टुकड़ों में तोड़ा गया है ये जानना बहुत जरूरी है। यहां से एग्जाम में आता है सर कुछ, तो यहां से आपका आज की क्लास से एग्जाम में कम से कम 2 नंबर का सवाल जरूर आएगा। तो बिल्कुल डेडिकेशन के साथ इसको आगे बढ़ते हुए, नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ना है। सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, इसकी बात कर लेते हैं। संख्या पद्धति अपनी अपनी कॉपी में सभी दोस्त लिखेंगे भी, और नहीं भी लिख पा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि सर उतना टाइम नहीं देते हो आप लिखने के लिए, तो इसका नोट्स आपको क्लास के तुरंत बाद, जो भी मैं लिख रहा हूं ये पूरा का पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा पीडीएफ में, ठीक है? संख्या पद्धति, तो नोट्स की टेंशन नहीं लेनी किसी भी साथी को, नोट्स बिल्कुल अवेलेबल करा दिया जाएगा आपको। संख्या पद्धति में अगर हम बात करते हैं कि सर इसका मतलब क्या होता है, जो चैप्टर का नाम है, पद्धति का मतलब होता है सिस्टम, होता है ना। जैसे किसी शादी वादी में जाते हो जब खाना खाने, तो वहां खाने का एक सिस्टम होता है कि सर आप यहां जाएंगे तो पहले आप प्लेट उठाएंगे, प्लेट के बाद आप उसमें सलाद डालोगे, चम्मच उठाओगे और नीचे एक पेपर, टिश्यू पेपर मुंह पोंछने के लिए लगा लोगे। ऐसे सिस्टम से फिर जाओगे, उसमें पूरी डालोगे, रायता डालोगे, चावल डालोगे। ये सिस्टम है, एक तरीका है, किसी भी काम करने का एक सिस्टम होता है। ऐसे ही संख्याओं का भी एक पद्धति होता है, एक सिस्टम होता है। जैसे मैं कल आपको बताया भी था कि एक होता है बाइनरी संख्या पद्धति। कौन सी? बाइनरी संख्या पद्धति। पहली बार सुन रहे होंगे शायद, या कल आप अगर क्लास अटेंड किए होंगे तो वहां भी आपने सुना होगा। बाइनरी संख्या पद्धति आपको मैथ्स में नहीं पढ़ना होता। बाइनरी संख्या पद्धति की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें केवल और केवल 2 ही संख्याएं आती हैं, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। पता नहीं, ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो संख्या पद्धति की बात कर रहे थे कि बाइनरी संख्या पद्धति में केवल 2 संख्याएं आती हैं, 0 और 1। अब जब आप कंप्यूटर पढ़ोगे तो आपको और कोई संख्या देखने को ही नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा खेल। जैसे मैथ्स पढ़ते हो, अब मैथ्स में दशमलव संख्या पद्धति होती है और यहां दुनिया भर की संख्याएं आपको देखने को मिलती हैं, दशमलव संख्या पद्धति। जब आप मैथ्स पढ़ते हो तो कौन कौन से नंबर आपको देखने को मिलते हैं पूरे गणित में, किसी भी क्लास में, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, जितनी भी संख्याएं पढ़े हैं उनमें इन्हीं नंबर्स का यूज किया जाता है, 0 से लेकर 9 तक, है ना। तो इसको हम बोलते हैं दशमलव संख्या पद्धति। जो हम मैथ्स पढ़ते हैं उसमें इसका यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारी पद्धति हैं जिसमें से हम जानने वाले हैं दशमलव संख्या पद्धति के बारे में। अब ये 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं हैं, तो इनको हम कई पार्ट में डिवाइड कर दिए गए हैं, जिसमें से पहला पार्ट आपका हो जाता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स किन नंबर्स को बोलते हैं? प्राकृतिक का मतलब हो गया कि जो प्रकृति में है। जैसे अपने घर के बाहर निकलते हो, जब आपके घर के बाहर हो सकता है पापा की मोटरसाइकिल या कार खड़ी हो, और भी बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हो, तो उनको आप गिन सकते हो। अपनी उंगलियों को देखा मैंने और मैंने गिन लिया, 1 2 3 4 5 उंगलियां हैं मेरी।
अब बताओ मेरी कितनी उंगलियां दिख रही हैं आपको? आप बोलोगे सर उंगली दिखाई नहीं रहे हो और पूछ रहे हो कितनी उंगलियां दिख रही हैं, एक भी नहीं। तो मतलब जिसको गिन सकते हो। अब मैंने पूछा तो आपके पास एक नंबर आया कि सर 5 यहां 5 यहां, कुल 10 उंगलियां। तो जितनी भी संख्याएं जिनको आप गिनने में यूज करते हो, उन सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। गिनती कहां से स्टार्ट होती है? तो गिनती स्टार्ट होती है 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलते चले जाओ अनंत तक। तो ये क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं या नेचुरल नंबर्स होते हैं। याद रहेगा, नेचुरल नंबर होता है तो इसको हम n से लिखते हैं। जहां भी ऐसा लिखा जाए n बराबर, तो समझ जाना n फॉर नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो आप बताएंगे वे सभी संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं, जैसे कि 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जहां से गिनती स्टार्ट होती है वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, मतलब 1 जो है वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। अब मैंने पूछा कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताओ, 100, 1000, 1 लाख। आप बोलोगे सर आपने बोला चलते चलते चले जाओ, अनंत तक चले जाओ, हमें क्या पता कि कहां तक अनंत तक जाना है। मतलब सबसे जो बड़ी प्राकृतिक संख्या, छोटी तो ये है 1, अब कहां तक जाएगी ये गिनती किसी को नहीं पता, ना मुझे पता ना आपको पता। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यही लिखा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। सबको याद रहेगा ये, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुड इवनिंग मनीषा, सागर जोशी, सौरभ यादव, हर क्लास में तुम लोग पढ़ोगे, बहुत ही बढ़िया। मनीषा सेठी, मैंने आपका कमेंट देख लिया दोस्त। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं? अभी आपने देखा कि गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं जो 1 से चल रही हैं, अनंत तक जा रही हैं, इन संख्याओं को आप नाम देते हैं प्राकृतिक संख्याओं का। लेकिन वही बात है कि जब मैंने गिनती लिखा तो गिनती में 100 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है, 1000 भी आ रहा है, और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। मतलब इसमें किसी ना किसी चीज की कमी है, ये जीरो नहीं दिख रहा है सर इसमें। तो प्राकृतिक संख्या को पूरा करने के लिए, पूर्ण बनाने के लिए पूर्ण संख्याएं आई। मतलब प्राकृतिक संख्या में अगर आप जीरो लगा दो, यहां पर इसमें आप जीरो लगा दो, तो अब जो ये संख्या दिख रही है, ये सभी की सभी संख्याएं क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है? पहले गिनती लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो हो जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या? प्राकृतिक संख्याएं। अगर इसी में मैंने जीरो लगा दिया, इसी में मैंने जीरो लगा दिया और जीरो के साथ इन सभी संख्याओं को आपने लिख दिया, किसको किसको? तो 1 2 3 4 5 6 सबको लिख दिया। तो जब गिनती जीरो से स्टार्ट होगी तब पूर्ण संख्याएं, समझ रहे हो बात को? ये क्या हो गई? ये हो गई पूर्ण संख्याएं। और पीछे चलो सर, आपने उधर का तो सब लिख दिया अनंत तक, 1 से लेके अनंत तक, जीरो भी लगा दिया, और पीछे आओ। अब और पीछे आओगे, इन सबको छाप दो, 0 1 2 3 4 5 6 सबको छाप दिया। अब और पीछे जब आओगे आप, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? माइनस का 1, है ना? पीछे माइनस वाली संख्याएं होती हैं जीरो के पीछे, जीरो के बाईं तरफ, और ये जीरो से छोटी होती हैं। ये ऐसे माइनस अनंत तक जाएगा ये। अब जब इसमें आपने माइनस वाले को भी जोड़ दिया, तब इसका नाम बदल के क्या हो जाता है? अब इसका नाम बदल के हो जाएगा पूर्णांक। अब इसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक। ये यहां से जितने भी आपको नेगेटिव वाले दिख रहे हैं, ये वाले, ये सभी ऋणात्मक पूर्णांक हैं। अभी 10th वाले बच्चों को भी यही पढ़ाया मैंने, मतलब ये आपको 10th में भी पढ़ना है, 9th में भी पढ़ना है। तो 9th में ही इतने जबरदस्त तरीके से पढ़ लो कि 10th में कोई दिक्कत ना हो। मनीषा सेठी बोल रही सर इंग्लिश में बोलिए प्लीज, मेरे को उतना समझ नहीं आता, अपने को हिंदी आती है, ये हिंदी मीडियम की क्लास है। इंग्लिश मीडियम की क्लास शुभम बंसल सर ले रहे हैं, शुभम सर की क्लास में जाओ, वहां पर इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, यहां तो हिंदी में ही बात चलेगी। यहां देखो, धनात्मक संख्याओं की अगर हम बात करते हैं 1 से लेके अनंत तक, इनको हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। अभी एक सवाल पूछूंगा फिर से, तुम लोग बताना। और ये जो बीच में फुल स्टॉप लगा है जीरो, अकेला बेचारा तड़प रहा है यहां बीच में, ये देखो जीरो को, ये ना तो धनात्मक है, ना तो धनात्मक है, और ना ही ऋणात्मक, ना ही
ऋणात्मक है। समझ रहे हो बात को? तो ये सारी बातें आपको आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए। एक बार देख लेंगे, यहां पर कोई भी डाउट आएगा तो बताएंगे। अब मुझे कौन बताएगा, सवाल बहुत छोटा सा है लेकिन बवाल ज्यादा करेगा। ये सवाल ये है, -1/2, पहले तो ये बता दो पूर्णांक है या नहीं है। अगर पूर्णांक है तो यस लिखना है, अगर पूर्णांक नहीं है तो नो लिखना है। सबसे पहले तो यही देखूंगा कि जो ये बच्चों वाली चीजें हैं, सब बच्चा चैप्टर है, ये छोटे बच्चों का चैप्टर है ये। अब ये जो छोटी छोटी बातें बताया मैंने, वो तुम्हें कितना समझ में आया है, कितना बढ़िया से, कितने डेडिकेशन के साथ ये लेक्चर आप अटेंड कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, ये सब कुछ चेक हो जाएगा। बस इतना बता दो कि ये -1/2 पूर्णांक है या नहीं है, जल्दी से। सर मेरा कमेंट रीड करें। मनीषा सेठी, देख लिया मैंने आपका कमेंट। गौरव सिंह गुड इवनिंग, प्रसन्न गुड इवनिंग, सागर जोशी बहुत ही बढ़िया, नैन्सी पटेल सर मैं इंग्लिश मीडियम बैच लेना चाहती हूं, थी गलती से हिंदी मीडियम ले रही हूं सर, आप प्लीज मेरा इंग्लिश मीडियम में करा दीजिए। एक बार आप टेक्निकल टीम से इसके रिगार्डिंग आप बात कर लेंगी नैन्सी, ठीक है ना? नैन्सी पटेल, हाँ शायद आप मुझे जानती भी हैं, ऑफलाइन स्टूडेंट रह चुकी हैं मेरी शायद, क्योंकि नैन्सी बहुत सारी हैं। सुहानी मौर्य, एक बार आप टेक्निकल टीम से बात करेंगी बेटा, वो आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं नैन्सी, परेशान नहीं होना है। आप अच्छे प्लेटफॉर्म पर आए हो, यहां पर आपकी पूरी सहायता की जाएगी, तो उसकी बात नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। एक बार आप दिए गए फोन नंबर पे कॉल करेंगे, वो आपका सब कुछ सही करा देंगे, ठीक है ना? हाँ सुहानी मौर्य, ठीक है, यस लिख रही है सुहानी मौर्य। सुहानी को लग रहा है कि ये पूर्णांक है। मैंने पूछा पूर्णांक है या नहीं है, पूर्णांक है या नहीं है। सुहानी मौर्य ने लिखा यस, प्रसन्न ने लिखा नो, सुजाता यस, दिव्यांश यस, गौरव यस। अभी तुम लोग की कुटाई करने का मन करता है, लेकिन बात वही है ना कि यहां से कैसे कुटाई कर सकता हूं मैं। ऑफलाइन में मिलते बहुत मारता मैं। ये देखो यहां पर कहीं भी भिन्न दिख रहा है क्या? कहीं -1/2 दिख रहा है जो मैंने पूर्णांक पढ़ाया? पूर्णांक का मतलब पूरा अंक, पूर्ण अंक, पूर्णांक। हिंदी पढ़ाऊंगा अब, संधि विच्छेद, पूर्ण प्लस अंक, पूर्णांक। तो समझ रहे हो, पूरा अंक दिखना चाहिए, भिन्न नहीं दिखना चाहिए, दशमलव नहीं दिखना चाहिए। दिमाग मत खराब करना मेरा, ये छोटी छोटी बातें हैं, 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा दी गई हैं। तुम आके मुझे बता रहे हो कि -1/2 पूर्णांक है, बहुत मारूंगा। ध्यान से देखो इसको, कहां दिख रहा है कि मैंने भिन्न लिखा है? समझ रहे हो? तो -1/2 पूर्णांक नहीं है, नहीं है। कौन बताया था? नो, प्रसन्न ने बहुत ही बढ़िया, है ना? सब लोग गलत बताए हो, बस प्रसन्न ने बढ़िया आंसर किया है, जबरदस्त। तो ध्यान से चीजों को समझना है, ठीक है? आपने ये समझ लिया पूर्णांक क्या होते हैं। सभी पूर्ण संख्याओं को, प्राकृतिक संख्याओं को और ऋणात्मक संख्याओं को, सबको लिख दो तो पूर्णांक बन जाता है। शून्य से छोटे पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं, शून्य से बड़े पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। शून्य ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अब जो आगे की कहानी स्टार्ट होगी, वो स्टार्ट होगी किसकी? परिमेय संख्याओं की। आओ इसको दमदार, जबरदस्त, बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। एकदम ध्यान से समझना, क्योंकि ये नहीं समझ पाए ना, अब तक जो पढ़े हो ये छोटी क्लासेज में आपको पढ़ाया गया है, परिमेय संख्या भी पढ़ाई गई है। अभी मैं पूछूं कि परिमेय संख्या क्या होती है, तो आप लोग भी गलत ही आंसर करोगे। इसको बहुत ही ढंग से करना है और कसम खानी है कि जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं परिमेय संख्या को। 10वीं क्लास बच्चे पास कर लेते हैं, परिमेय संख्या पूछ लो तो बस सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। परिमेय संख्या नहीं आती, इतना छोटा सा टॉपिक आनी चाहिए। आओ मैं सिखाता हूं, सब आएगा। ये देखो दोस्त, जब आप 10th क्लास में जाओगे तो वहां 10th क्लास का पहला चैप्टर, ये मत सोचना कि 10th क्लास पढ़ा रहा हूं, इसके बारे में आपको 9th क्लास में भी पढ़ाया जाएगा, वास्तविक संख्याएं। 10th क्लास का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। ये नाम 10th में देखने को मिलता है, लेकिन इसका काम आपको 9th में भी देखने को मिलेगा। अब वास्तविक संख्याओं को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा मैं। एक हो जाता है परिमेय संख्या, जो आपको 9th क्लास में खूब पढ़ना है, और एक हो जाता है अपरिमेय संख्या, इसके बारे में भी 9th क्लास में पढ़ना है। जब मैं बच्चों से पूछता हूं कि परिमेय संख्या क्या होती है, तो तुम नन्हे मुन्ने बच्चे क्या बोलते हो कि सर जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये आधी अधूरी बात है।
कि जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं उन संख्याओं को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन ये बात असली बात नहीं है, ये आधी अधूरी बात है। तो ध्यान देना, इस बात को हम पूरा करते हैं। आपने देखा कि p बटे q के रूप में जिन संख्याओं को लिख सकते हैं वो परिमेय है, लेकिन यहां पर दूसरी बात भी आती है कि p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, ना दशमलव चलेगा ना भिन्न चलेगा। p और q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, तब जाके ये बात सही होती है। तीसरी बात भी है कि हर में कभी भी शून्य नहीं आना चाहिए, यहां जीरो कभी नहीं आना चाहिए। ये होती है तीन बातों को जब आप मिलाकर बोलेंगे तब होगी पक्की बात, तब होगी असली बात। तो असली बात यह है कि परिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं हैं जिनको आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q पूर्णांक हैं और q का मान 0 के बराबर नहीं है। यही इसका उल्टा अगर मैं आपसे अपरिमेय संख्या पूछ रहा हूं तो आप बताएंगे सर अपरिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं जिनको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब बात आती है इसके उदाहरण की। उदाहरण में अगर मैं सबसे पहला उदाहरण लेता हूं, यहां पर हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में अगर आप सबसे पहला उदाहरण लेते हैं परिमेय संख्या का, अगर मैंने लिख दिया 2/3, ये बिल्कुल परिमेय संख्या है, सबको पता है। अगर मैंने लिख दिया दोस्त क्या, -5/7, ये भी परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि यहां पर p बटे q के रूप में लिखा गया है। p और q दोनों पूर्णांक हैं, 2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, -5 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है। तो p ऊपर वाला भी पूर्णांक है, q नीचे वाला भी पूर्णांक है। q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और यहां पर आप देख सकते हैं q का मान कहीं भी 0 नहीं है। यह होती है पूरी बात। सॉरी। अब मैं अगर पूछता हूं कि शून्य कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है या नहीं है, आप आंसर बताएंगे यस या नो में। शून्य कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है या नहीं है? जल्दी से, शून्य किस प्रकार की संख्या है? ठीक है, इसका आंसर करो जब तक मैं इसके उदाहरण बताता हूं। यहां पर उदाहरण आता है √2। √2, अब ये एक अपरिमेय संख्या है। पाई, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई का मान होता है कितना होता है? 22/7। ये लगभग मान होता है, एग्जैक्ट मान नहीं होता। एग्जैक्ट मान तो दशमलव वाला होता है, उसके बारे में कभी फिर बताऊंगा। अभी ये समझो, 22/7 कौन बता रहा है? नो। कौन बता रहा है? सागर जोशी बता रहे हैं नो। ठीक है, तो ये जो 0 है वो एक परिमेय संख्या है, इसका आंसर होगा यस। उल्टा ही बताते हो तुम लोग। नो, सुहानी मौर्य भी बता रही है नो। समझो मेरी बात को कि 0 एक परिमेय संख्या क्यों है। मैंने क्या बताया कि जिन संख्याओं को आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर ये दोनों बातें भी लागू होती हैं, वो परिमेय संख्या होती है। अब आपको लग रहा होगा सर ये p बटे q के रूप में नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हो ना। 0 को आप क्या लिख सकते हो? 0/1। 5 को आप क्या लिख सकते हो? 5/1। -3 को आप क्या लिख सकते हो? -3/1। देख सकते हो कि 0, 5 और -3 इनको भी हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए -5 भी, -3 भी, 5 भी और 0 भी, इस प्रकार की संख्याएं भी क्या होती हैं? इस प्रकार की संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो भाई एक बात सुन लो और बहुत ध्यान से सुन लो, नोट्स बना के लिख लो कि दुनिया की सभी प्राकृतिक संख्याएं भी परिमेय संख्याएं हैं। देखा ना, 5 प्राकृतिक संख्या है, 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, मतलब ये परिमेय संख्या हो गई। समझ रहे हो? भिन्न में लिख सकते हो 5 को। किसी को लग रहा है सर 11 अगर मैंने पूछा कि परिमेय संख्या है, आप बोलोगे सर 11 को मैं 11/1 लिख सकता हूं। किसी भी संख्या के नीचे 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब p बटे q के रूप में लिख दिया तो ये अपने आप क्या बन जाता है? परिमेय संख्या। आ रही बात समझ में? आसान है। तो दुनिया की सभी प्राकृतिक संख्याएं, अभी लास्ट में सवाल पूछूंगा, घुमा घुमा के पूछूंगा, तो ये, हाँ बहुत ही बढ़िया हर्षिता, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि दुनिया की सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। अब मैंने अगर पूछ लिया कि दुनिया की सभी पूर्ण संख्याएं, अब पूर्ण संख्या में 0 आता है, ये 5 भी आता है, ये 11 भी आता है। दुनिया की सभी पूर्ण संख्याएं भी क्या हैं? ये भी प्राकृतिक संख्याएं हैं। समझ रहे हो बात को? तो दुनिया की सभी, जितना भी पीछे पढ़े हो, सुनो इधर आओ। दुनिया की सभी प्राकृतिक संख्याएं, दुनिया की सभी पूर्ण संख्याएं और दुनिया के सभी पूर्णांक, ये तीनों के तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों परिमेय संख्याएं हैं।
ये जितना भी पीछे पड़े हो सब परिमेय संख्या है, सब परिमेय संख्या है। क्लियर है ना परिमेय संख्या? अभी मैं पूछूंगा घुमा घुमा के, बस बात याद रखना, और अभी याद भी करवा दूंगा। यहां अब किसी बच्चे का खतरनाक दिमाग है, खतरनाक। वो बोला कि सर √2 को, ये देखो कमाल की बात, अभी सर तुमने ही सिखाया ना कि किसी के नीचे एक लिख सकते हैं, अभी मैंने ही सिखाया कि सबके नीचे एक लिख सकते हो। अब कोई खतरनाक बच्चा बोला, ये लो, आपने बोला कि √2 अपरिमेय संख्या है, मैंने तो √2 के नीचे एक लिख दिया। क्या ये गलत लिखा है बच्चे ने? बिल्कुल सही है, ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल सही है। आपने p/q के रूप में लिख दिया, मतलब इसको परिमेय होना चाहिए, लेकिन ये परिमेय है नहीं। सर क्या बात कर रहे हो, p/q के रूप में होगा तो परिमेय होगा, और p/q के रूप में लिख के दिखा दिया। आप बोल रहे हो सही भी है, तब तो परिमेय मानते हैं हम, तब तो परिमेय बनता है। ये नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा वो समझो। इसको देखो, ये दूसरा पॉइंट जो आप लोग भूल जाते हो, p और q क्या होने चाहिए, क्या होने चाहिए p और q? आप बोलोगे सर p और q मतलब ऊपर का और नीचे का, ये p है ये q है, ये दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए। p और q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। अब आप बोलोगे सर q तो पूर्णांक है, एक तो पूर्णांक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन करड़ी में 2 √2 क्या है? पूर्णांक नहीं है। √2 पूर्णांक नहीं है, तो दोनों पूर्णांक होते तब मैं बोलता परिमेय संख्या है। अब जब ये पूर्णांक है ही नहीं तो क्या बन जाएगा? अपरिमेय संख्या। पक्की बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? समझ गए कि ये वाला क्यों? अब पाई की बात है तो पाई का मान जो होता है ना 3.1415 ऐसे करके कुछ होता है। ये दशमलव की बात है, दशमलव की बात आज नहीं समझाऊंगा, क्योंकि एक ही दिन सारी बातें समझा दूंगा तो खिचड़ी बन जाएगी, और खिचड़ी तुम खा जाओगे, दिमाग में जाएगा नहीं, पेट में जाएगा, मजा नहीं आएगा। मजा आना चाहिए, समझ रहे हो? तो याद रखेंगे अभी के लिए कि पाई √2, √3, √5, √8, ये सभी की सभी क्या है? अपरिमेय संख्या है। फिर से मेरा एक सवाल आ गया, और सवाल बवाल मचाएगा, √9। अगर किसी को लग रहा है परिमेय है तो p लिख देना, किसी को लग रहा है कि अपरिमेय है तो a लिख देना कमेंट बॉक्स में। अब आएगा मजा। और ये सवाल स्कूल वाले खूब पूछते हैं, खूब पूछते हैं बहुविकल्पी में। जल्दी से बता दो। रितेश मौर्य, हर्षिता, दिव्यांश, ऋषाराज, गौरव सिंह, सुहानी मौर्य, सागर जोशी, सभी साथी आंसर करेंगे, बताएंगे √9 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यहां पे कोई डाउट नहीं होगा। इसको हम p/q के रूप में, जो पाई का मान 22/7 होता है, p/q के रूप में लिख सकते हैं। p और q दोनों पूर्णांक है, इसलिए ये वाला तो परिमेय होगा, लेकिन पाई अपरिमेय होगा। इसका आंसर जल्दी से कर दो कि √9 क्या है। और आई होप कि ये समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी। जल्दी से अभी सवाल घुमाऊंगा मैं, पहले ये क्लियर करा दो मुझे कि ये तुम्हें समझ में आ चुका है। प्रशांत बता रहे हैं p, प्रशांत को लग रहा है कि √9 जो है वो क्या है? एक परिमेय संख्या है। अच्छी बात है, अभी देखता हूं मैं। गौरव सिंह बता रहे हैं अपरिमेय, आनंद बता रहे हैं परिमेय। आनंद ही आनंद है। देखो क्यों, √9 को हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है क्या? इसका आंसर आता है 3। सबको पता है 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 होता है। अब 3 को आप 3/1 के रूप में लिख सकते हो, और p/q के रूप में लिख दिया। ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, नीचे 0 नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक क्या बन चुका है दोस्त? परिमेय संख्या। तो यहां पर आंसर परिमेय बिल्कुल सही होगा। बहुत ही बढ़िया दिव्यांश, आनंद, अंकित गुप्ता, आनंद, बहुत ही बढ़िया आंसर है, बहुत ही जबरदस्त। ठीक है गौरव, आपका आंसर गलत था। आई होप कि समझ में आ चुका होगा। रितेश मौर्य, बहुत ही बढ़िया, क्लियर है। अब मैं कुछ और बातें आपसे पूछूंगा, और आई होप कि आप बढ़िया बताओगे। और याद भी करना, आपके एग्जाम का 9th में भी पूछा जाता है, 10th में भी पूछा जाता है, और 100% एग्जाम में पूछा जाता है, 100%। तो ये डाउट नहीं रहना चाहिए, डाउट क्लियर होना चाहिए, दिमाग एकदम खोल के देखना है ना? ये नहीं कि थोड़ी देर मुझे देख रहे हो, फिर मम्मी बुला ली उधर देख रहे हो, ऐसे नहीं, फोकस के साथ, तब मजा आएगा। आइए देखते हैं। बात यह है कि सर एक परिमेय संख्या हो, आप सभी साथी आंसर करेंगे, एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, अगर आप दोनों को जोड़ते हैं
परिमेय और अपरिमेय को जोड़ते हैं तो आंसर क्या आएगा? एक परिमेय एक अपरिमेय जोड़ते हैं तब क्या आएगा आंसर? अगर इनको आपस में आप घटाते हैं तब का आंसर क्या आएगा? अगर आप इनको आपस में घटाते भी हैं तब आंसर क्या आएगा? ये बात भी मुझे बताओ। अब आएगा मजा। परिमेय ऋषाराज बहुत ही बढ़िया, सागर जोशी, रितेश मौर्य, आनंद, अंकित गुप्ता, दिव्यांश तिवारी, सभी साथी आंसर करेंगे इसका कि जब आप एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उत्तर क्या आता है? जल्दी से बता दो। समझना, मैंने दो ले लिया, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय ले लो भाई। क्या इनको आपस में जोड़ा जा सकता है? आप बोलोगे नहीं सर, करड़ी वाला करड़ी वाले के साथ ही जुड़ेगा और एक जैसा होगा तभी जुड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोल दिया आपसे √3 और √2 क्या आपस में जोड़ा जा सकता है? आपका आंसर होगा नहीं सर, क्योंकि ये अलग है ये अलग है, एक जैसे होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सर 3 करड़ी में 3 और 2 करड़ी में 3 क्या इनको आपस में जोड़ा जा सकता है? आप बोलोगे सर यहां भी करड़ी में 3 है, यहां भी करड़ी में 3 है, इनको जोड़ा जा सकता है। और जो एक जैसे हैं उनको कॉपी करना होता है, मतलब करड़ी में 3 को जोड़ना नहीं है, कॉपी करना है। इनके सामने जो संख्याएं हैं, यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, 3 और 2 5 हो जाएगा। ये आपका फाइनल जबरदस्त आंसर होगा। समझ रहे हो बातों को? इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, आज की क्लास में नहीं, ये तो सैंपल बता रहा था। तो जब एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को आप जोड़ते हैं या घटाते हैं, दोनों ही केस में आंसर एक आता है और वो होता है हमेशा क्या? अपरिमेय संख्या। कौन कौन बता रहा है अपरिमेय? बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन, हर्षिता, शांतनु, ऋषाराज, दिव्यांश तिवारी, बहुत ही जबरदस्त आंसर है, रितेश मौर्य, सागर जोशी, जबरदस्त आंसर है। अब देखो अगली बात है गुणा। गुणा की बात कर लेते हैं पहले, भाग की बात बाद में करेंगे। गुणा की बात करते हैं कि जब एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को आपस में हम गुणा करते हैं तब क्या धमाका होता है, तब क्या बवाल मचता है? यहां पे जल्दी से बता दो। अब आएगा मजा। अब तुम कुछ भी बताओगे गलत बताओगे, तुम कुछ भी बता दो गलत ही होगा। तुम परिमेय बोलोगे तो भी बोलूंगा मैं गलत है, तुम अपरिमेय बोल के देखो तो भी मैं बोलूंगा गलत है। बताओ जल्दी से। सागर जोशी बता रहे हैं अपरिमेय, दिव्यांश जल्दी बताओ सभी लोग। अब देखो यहां पर बात यह है कि आंसर तो मैं भी लिखूंगा अपरिमेय, लेकिन यहां पर एक शर्त है। कोई खतरनाक दिमाग का बच्चा आया और मुझसे पूछा कि सर आपने बोला कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुणा करने पर हमेशा अपरिमेय होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 और करड़ी में 3 को गुणा करोगे तो बाहर वाला रह जाएगा, अंदर वाला 2 करड़ी में 3 आता है, ये एक अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय को एक अपरिमेय को गुणा करने पर हमेशा क्या आता है? अपरिमेय संख्या आती है। लेकिन ये हमेशा नहीं आएगी, एक केस है, एक संख्या ऐसी है जो इस नियम को गलत कर देती है। वो संख्या कौन है? वो संख्या क्या कहलाती है? वो संख्या शून्य कहलाती है। अगर 0 जो कि एक परिमेय संख्या है, 0 क्या है? अभी आपने देखा था कि 0 एक परिमेय संख्या है। अगर शून्य को हम किसी अपरिमेय संख्या के साथ गुणा कराते हैं, अगर हम शून्य को किसी अपरिमेय संख्या के साथ गुणा कराते हैं तो शून्य को किसी के साथ भी गुणा कराओगे तो शून्य आएगा, और शून्य कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। आपको क्या समझ में आया? यहां से आपने देखा कि सर वैसे तो परिमेय और अपरिमेय का गुणा करने पर हमेशा अपरिमेय आता है, लेकिन यह परिमेय शून्य नहीं होना चाहिए। शून्य को छोड़कर अगर शून्य आ गया तो बवाल मचा देगा। क्या बवाल मचाएगा? सबको 0 कर देगा, और 0 खुद ही एक परिमेय संख्या है। तो शून्य मतलब कि जब वो परिमेय संख्या शून्य हो जाएगी तब उत्तर परिमेय होगा, नहीं तो और सभी संख्याओं के साथ अगर आप शून्य को छोड़कर परिमेय संख्या को गुणा करते हो तो भी अपरिमेय संख्या आती है। भाग करते हो अगर परिमेय संख्या शून्य को छोड़कर गुणा या भाग करते हैं यहां पर अपरिमेय संख्या, तो भी उत्तर अपरिमेय आएगा। अब इसको याद कैसे रखना है? समझ तो गए सर, लेकिन याद कैसे करें वो समझेंगे। एक चीज याद कर लो कि चाहे जोड़ो, चाहे घटाओ, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, हमेशा अपरिमेय आएगा, हमेशा।
चाहे जोड़ दो, चाहे घटा दो, चाहे गुणा कर दो, चाहे भाग कर दो, हमेशा अपरिमेय आएगा। बस एक बात याद रखना कि गुणा और भाग में याद रखना है, गुणा और भाग में, केवल किसमें, गुणा और भाग में। कहां से, यहां से लेके यहां तक, गुणा और भाग में। क्या याद रखना है कि गुणा और भाग में अगर सर शून्य आ जाता है तो संभल जाएंगे, शून्य को याद रखना है। गुणा और भाग में शून्य को याद रखना है। शून्य किसी भी संख्या के साथ गुणा होता है तो उत्तर हमेशा परिमेय संख्या आएगी। देखो इसको याद रखो, इसको बक्से में डाल दो भाई, इसको आप एक बक्से में बंद कर दो कि ये शून्य आएगा तो सर बवाल मचाएगा। चाहे गुणा हो चाहे भाग हो, भाग को भी याद रखना, चाहे गुणा हो चाहे भाग हो, अगर शून्य है आगे और अपरिमेय संख्या है पीछे तो उत्तर शून्य आएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। याद रहेगा, याद रहेगा ना। अब मैं घुमा घुमा के सवाल पूछता हूं और तुम जबरदस्त तरीके से आंसर करोगे सभी दोस्त। हाँ रितेश बोल रहे हैं कुछ भी आ सकता है, दोनों बहुत ही जबरदस्त। रितेश समझदार हो तुम, समझदार और खतरनाक बच्चे हो, मजा आ गया तुम्हारा आंसर सुन के, है ना। नहीं तो मैं उम्मीद यही कर रहा था कि तुम लोग चाहे परिमेय बताओगे चाहे अपरिमेय बताओगे, लेकिन तुम लोगों ने बढ़िया आंसर किया है, बेहतरीन आंसर किया है। अब जो बात होगी वो जबरदस्त बात होगी। क्या बात होगी समझो। अगर मैं आपसे बोलता हूं, सवाल पूछूंगा, आंसर मुझे फटाफट चाहिए, तैयार रहना, तैयार रहना। मैंने पूछ लिया कि क्या, पहला सवाल है यस या नो बताना है बस। पहला सवाल है क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं? यस या नो बता दो, क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं? पूर्णांक, यस या नो। आंसर करेंगे आप यस या नो के फॉर्म में। ये पहला क्वेश्चन है और नंबर के साथ 1 का यस है तो 1y लिखना है, अगर किसी को लग रहा है यस तो 1y लिखना है, अगर किसी को लग रहा है नो तो 1n लिखना है, तभी मैं समझ पाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है इसका उल्टा, उल्टा नहीं दूसरा क्वेश्चन ही है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं, ये सवाल आ चुका है आपके 9th क्लास के एग्जाम में बहुत बार, प्राकृतिक संख्याएं, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। आज का सवाल, आज का सेशन जो है, जिन बच्चों ने बहुत ही डेडिकेशन के साथ मेहनत के साथ देखा होगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि उनको प्रश्नावली 1 अपने आप कर सकते हो बिना कुछ किए। अंकित गुप्ता बोल रहे हैं नो, अनुराग दुबे बोल रहे हैं नो, दिव्यांश तिवारी बोल रहे हैं नो। आप लोगों का आंसर आ रहा है नो। दूसरे का आंसर करेंगे क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? इसका भी आंसर आप यस या नो के फॉर्म में करेंगे, यस या नो के फॉर्म में करेंगे। तीसरा सवाल है, एक आखिरी सवाल है आज का आपके लिए, क्या शून्य एक, ऑप्शन नंबर ए पूर्णांक है, ऑप्शन नंबर बी पूर्ण संख्या है, ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों, एंड आखिरी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब जल्दी से मुझे बता दो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी जल्दी जल्दी, एकदम बेहतरीन तरीके से, जल्दी से फटाफट से। तो पहले का आंसर आपने बिल्कुल सही किया कि क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। देखो दुनिया की सभी परिमेय संख्याएं जो हैं जरूरी नहीं है कि पूर्णांक हो, पूर्णांक भिन्न में नहीं हो सकता लेकिन परिमेय संख्या तो भिन्न में हो सकती। ये परिमेय संख्या तो है, परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है। अगर मैं पूछूं कि ये परिमेय है, आप बोलोगे हाँ सर परिमेय तो है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। लेकिन इसकी उल्टी बात बिल्कुल सही है कि दुनिया के सभी पूर्णांक, दुनिया के सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं, लेकिन इसकी उल्टी बात गलत है कि दुनिया की सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, बात गलत है। तो इसमें घूमना नहीं है। होता क्या है
तुम लोग रटने लगते हो, दिमाग में खिचड़ी बनने लगती है और चीजों को गलत करके आते हो। गौरव सिंह बता रहे हैं पहले का नो, मतलब पहले वाले में किसी को डाउट ही नहीं है। बहुत ही बढ़िया। दूसरी बात, दूसरे सवाल का आंसर क्या कर रहे हो? यस, प्रसन्न बोल रहे हैं कि दूसरे का आंसर दुनिया की सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। बहुत ही जबरदस्त। ये देखो मैंने प्राकृतिक संख्याएं लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब प्राकृतिक संख्याएं, दुनिया की सभी प्राकृतिक संख्याएं। इसके नीचे मैंने पूर्ण संख्या लिख दिया, 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6, ये दुनिया की सभी पूर्ण संख्याएं हो गई। देखना सब की सब प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या के अंदर में आ रही है? तो दुनिया की जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, आप यहां ध्यान से देखो कि दुनिया की जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, n से प्राकृतिक संख्याएं और w से क्या होता है? पूर्ण संख्याएं। w को, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। तो पहला वर्ड w है, तो ये होल नंबर होता है पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या। इसी प्रकार से n फॉर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब कि प्राकृतिक संख्या। समझ पा रहे हो? तो दुनिया की जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, देखो सबके सब होल नंबर में आ रहे हैं। लेकिन इसकी उल्टी बात गलत है। अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं, दुनिया की सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या है, तो आप बोलोगे सर सब की सब तो है लेकिन जीरो नहीं है। तो जीरो को अगर छोड़ दिया जाए तो ये दोनों एक ही जैसे हैं। समझ रहे हो बात को? इसका आंसर आप लोग क्या कर रहे हो? थर्ड का सी उड़ांक, उड़ांक है। यस, बी। तो तीसरे का आंसर कुछ लोग बी भी कर रहे हैं, कुछ लोग सी भी कर रहे हैं। तो देखो शून्य जो है, शून्य एक पूर्णांक भी है, एक पूर्ण संख्या भी है। पूर्णांक भी बताया था कि शून्य जो है ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक, लेकिन पूर्णांक है वो। शून्य एक पूर्णांक भी है। स्टार्टिंग के साथ क्लास देखना, कुछ बच्चे बीच में ज्वाइन किए हैं, स्टार्टिंग का उनका छूट गया है, तो कॉन्सेप्ट भाई क्लियर करते हुए चलना है, तब मजा आएगा। आपने क्या सीखा कि शून्य पूर्णांक भी है, शून्य पूर्ण संख्या भी है, इसलिए यहां पर सी बिल्कुल जबरदस्त आंसर हो जाएगा। और मैक्सिमम बच्चों ने सी आंसर ही किया है। रितेश मौर्य बोल रहे हैं सॉरी सर गलत हो गया। कोई बात नहीं दोस्त, गलती से ही इंसान सीखता है। गलती करो सीखो, गलती करो सीखो, लेकिन एग्जाम में गलती करने से बचना है। गलती करके चुप नहीं रहना है। गलती करके क्या, जो भी गलत किए हो उस चीज को हमेशा सीखना होता है। गलती करनी अच्छी बात है, गलती तुमसे ही नहीं सबसे होती है, तो टेंशन वाली बात कोई नहीं है। ये तो बात हो गई छोटी मोटी जो भी हमने किया। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से, फिर हम क्लास को बंद करेंगे। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये बात सबको क्लियर है? हाँ सर। प्रत्येक पूर्ण संख्या भी प्राकृतिक संख्या होती है, लेकिन शून्य को नहीं देखना है, ये बात भी सबको क्लियर है। ये सारे जो यहां पे बातें लिखी गई हैं, ये सब के सब आपके एग्जाम में बहुविकल्पी में पूछे गए प्रश्न हैं, सबके सब। हाँ बहुत ही बढ़िया, ए एंड बी, बहुत ही बढ़िया शांतनु, जबरदस्त। अंकित गुप्ता, गौरव सिंह, जबरदस्त, बेहतरीन। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या एक पूर्ण संख्या है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, भी आप समझ गए। शून्य एक पूर्ण संख्या है, सबको पता है, परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य न तो ऋणात्मक और न ही धनात्मक पूर्णांक है, समझ गए। प्रत्येक प्राकृतिक व पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है, मतलब जितनी भी दुनिया की प्राकृतिक संख्याएं हैं, जितनी भी दुनिया की पूर्ण संख्याएं हैं, सब के सब पूर्णांक हैं। पूर्णांक में सब आते हैं, प्राकृतिक भी पूर्ण भी, ठीक है। शून्य ना तो ऋणात्मक ना ही धनात्मक, आपको आता ही है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक, ये सभी स्टार्टिंग में बताया था आज कि चाहे तुम प्राकृतिक की बात कर लो, चाहे तुम पूर्ण की बात कर लो, चाहे तुम पूर्णांक की बात कर लो, ये सब की सब क्या है साथी? ये सब की सब एक परिमेय संख्या होती हैं। सब की सब क्या होती हैं? एक परिमेय संख्या। छोटी छोटी मगर मोटी बातें है ना, पहले मैं शक्तिमान देखता था उसमें आता था, तो ये भी छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, क्योंकि एग्जाम में आते हैं सवाल यहां से। जैसे एक क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन हम एक को 1/1 लिख सकते हैं, तो ये भी एक क्या है? परिमेय संख्या हो गई। 5 क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्णांक भी है, लेकिन हम 5 को 5/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये 5 क्या हो गया? एक परिमेय संख्या भी हो जाता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, दुख दर्द पीड़ा, सब जबरदस्त, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया। दो परिमेय संख्याओं के मध्य, अब दो परिमेय संख्या अगर दी गई हैं, उनके बीच में याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर दो परिमेय संख्याएं हैं, उनके बीच में आप अनंत परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। जैसे मैंने 3 और 4 दो संख्याएं लिख दिया,
ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं। इनके बीच में 3 और 4 के बीच में आप अनंत परिमेय संख्याएं भी लिख सकते हो और अनंत अपरिमेय संख्याएं भी लिख सकते हो। तो टेंशन लेना ही नहीं है, चाहे परिमेय पूछे चाहे अपरिमेय पूछे, चाहे परिमेय पूछे चाहे अपरिमेय पूछे, आप अनंत लिख सकते हो। कितने? इनके बीच में अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। यह बात आप याद रखेंगे। अरे हाँ या ना, समझ में आ रहा है ये सब कुछ? एक बार बता दो जल्दी से, ऑल क्लियर सर। एक बार सभी साथी बताएंगे ऑल क्लियर। CLR लिख दो, CLR लिख दो, समझ जाऊंगा मैं कि तुम एकदम जबरदस्त बच्चे हो, तुम्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है, अच्छा एक बात और बता दूं मैं चलते चलते बातों के साथ, कि हर एक क्लास के बाद आपको दी जाती है DPP। PPPP है ना, PP तो हॉर्न बजता है, ये DPP है जो आपके दिमाग के हॉर्न को बजाएगा। DPP मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। जो भी तुम्हें पढ़ाया जाता है, यहां से 8 सवाल मैं डेली दूंगा, 5 बहुविकल्पीय और 3 छोटे छोटे और सवाल, जो आपको डेली रेगुलर बेसिस पर सॉल्व करना है। क्या सर बहुत टाइम लगेगा इन 8 सवालों को, 8 प्रश्नों को हल करने में? नहीं दोस्त, आपको और भी विषय पढ़ना है, हर एक सब्जेक्ट की DPP सॉल्व करनी है, स्कूल का भी काम करना है, ये वाला भी काम करना है। तो ये इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि आपका केवल और केवल 15 मिनट यहां पर जाएगा। तो भाई अगर चीजों को बेहतर बनाना है, बेहतरीन बनाना है, मैथ्स में बढ़िया स्कोर करना है, तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अपने आप तो कुछ नहीं होगा ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी और चीजों को सीखना है, समझना है। क्लियर है? बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। अनुराग, सुहानी मौर्य, सागर जोशी, अंकित, गौरव सिंह, बहुत ही बढ़िया, ऑल क्लियर। ठीक है, अब देखो एक बात आती है जो 9th क्लास में तो कम इंपॉर्टेंट है, जो अभी टॉपिक दिख रहा है आपको, लेकिन 10th क्लास में ना, 10th क्लास के पहले चैप्टर की जान है ये। क्या? तुल्य परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं तो आपने सीख लिया कि सर चाहे आप 1/3 लिख दो, चाहे आप 3/5 लिख दो, चाहे आप 4/8 लिख दो, चाहे आप 9/27 लिख दो, ये सब की सब क्या है? परिमेय संख्या। नो डाउट, हाँ सर पता है हमें परिमेय संख्या है, लेकिन सबकी सब तुल्य परिमेय संख्याएं नहीं है। तो तुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इनका मानक रूप क्या होता है, ये जानते हैं। मानक रूप, अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे तुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, उसके बाद हम देखेंगे मानक रूप क्या होता है। तुल्य परिमेय संख्याएं, जैसे मैं अगर बोलूं कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। 9 से उड़ा दो, 9 × 9 = 9, 9 × 3 = 27, देख लो। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी परिमेय संख्या, जैसे 1/2 लिख दिया, इसमें आप किसी भी संख्या से ऊपर नीचे दोनों में, अंश में भी या हर में भी, ऊपर नीचे दोनों जगह किसी भी संख्या से गुणा या भाग, जोड़ना घटाना नहीं है, जोड़ना घटाना नहीं है, गुणा या भाग कर सकते हैं। गुणा या भाग, गुणा या भाग याद रखना, यानी कि प्लस माइनस करके आ जाओ कि सर ने बताया था, गद्दारी नहीं चलेगी। हाँ, 1/2 है किसी भी संख्या से, जैसे मेरा मन कर रहा है कि सर ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, तो 2 × 9 में ऊपर का ऊपर गुणा, 2 × 9 में 2, नीचे का नीचे गुणा, 2 दूना 4। तो देखो 1/2 के बराबर 2/4, ये सब अलग नहीं है, सब की सब बराबर है। किसी को मन कर रहा है सर मैं 10 से गुणा कर दूंगा, तो ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे, 10 × 9 में 10, नीचे का नीचे 10 दूना 20, तो 10/20 भी क्या है दोस्त, 1/2 के तुल्य है, क्योंकि इसको भी काट दोगे तो 1/2 आएगा, इसको भी काट दो ये भी 1/2 आएगा, इसको भी काट दोगे 47 दूना 94 होता है, ये भी 1/2 आएगा। कहने का मतलब है ये सब की सब संख्याएं क्या है, आपस में तुल्य संख्याएं हैं। आसान है ना, तुल्य परिमेय संख्या आसान है, मतलब ये अलग अलग नहीं है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब जो आता है मानक रूप क्या होता है वो जानेंगे। मानक रूप 10th क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, और 9th क्लास में ये परिभाषा ना आ जाए, अपने सिलेबस में है तो जानना जरूरी है। फिर से वही बात, एनसीईआरटी में देखोगे तो ये आपके सिलेबस में है। शांतनु, रितेश मौर्य, प्रशांत, प्रसन्न, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। ठीक है, अब मेरी बात समझो कि क्या होता है मानक रूप परिमेय संख्याओं का।
जैसे अगर मैंने लिख दिया यहां पर कुछ एग्जाम्पल आपके हिसाब से 1/2 लिख दिया, 2/4 लिख दिया, 7/21 लिख दिया, 4/5 लिख दिया, ये चारों के चारों परिमेय हैं। यहां पर कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो मानक रूप में है और कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो मानक रूप में नहीं है। यही ढूंढना है। अब कैसे ढूंढोगे? सिंपल सी बात है, सिंपल सी कहानी है। जिनका काटा पीटी मचा सकते हो, जिनका काटा पीटी मचा सकते हो वो मानक रूप में नहीं है, और जिनका काटा पीटी नहीं मचा सकते हो वो मानक रूप में है। सर क्या काटा पीटी कर रहे हो? आओ दिखाता हूं। सर 1/2 का काटा पीटी नहीं कर सकते, किससे काटोगे भाई? ये तो अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सरलतम रूप में है, नहीं काट सकते हो, तो ये मानक रूप में है, ये मानक रूप में है। सर यहां पर काटा पीटी मचा देंगे तो ये मानक रूप में नहीं है, 2/4 मानक रूप में नहीं है, ये मानक रूप नहीं है। लेकिन जब इसको काटा पीटी मचा देते हैं, 2 1 में 2, 2 दूना 4, तो 1/2 इसका मानक रूप हो जाता है। तो जिसको काटा ना जा सके वो मानक रूप है, सिंपल सी बात, जिसको काटा ना जा सके। अब मैथ में इसको दूसरे लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, जिसको काटा ना जा सके, जिसको काटा ना जा सके, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, जो केवल 1 के पहाड़े में आते हो और किसी के पहाड़े में नहीं आते हो। जैसे अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं 2 और 4, तो ये किसके पहाड़े में आ रहा है? आपने देखा 2 के पहाड़े में दोनों आ रहे हैं। अब जब 2 के पहाड़े में दोनों आ रहे हैं तो इनका महत्तम समापवर्तक 1 नहीं होगा, इनका महत्तम समापवर्तक 1 नहीं होगा, किसी और के पहाड़े में नहीं आने चाहिए। मतलब इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल 1 होना चाहिए। आपने देखा ये दोनों 2 के पहाड़े में आ रहे हैं, मतलब इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसलिए ये मानक रूप में नहीं है। लेकिन जब इसको काट दिया मैंने, 1/2 कर दिया, अब ये किसी के पहाड़े में नहीं आ रहे हैं, 1 के पहाड़े के अलावा। 1 के पहाड़े में तो सब आते हैं, समझ रहे हो बात को? तो ये 1 के पहाड़े में दोनों आते हैं और किसी के पहाड़े में नहीं, मतलब इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 1 है, इसलिए ये वाला मानक रूप है। तो देखो दोनों भाषा में से किसी भी भाषा में समझ में आ जाए। सबसे पहली भाषा क्या थी मेरी? सिंपल वाली, कि सर मानक रूप चेक करना है, जिसको काटा जा सके वो मानक रूप में नहीं है। जैसे इसको काट दिया तो ये मानक रूप में नहीं था, लेकिन ये वाला मानक रूप में है, मतलब जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, जिसको काट नहीं सकते वो मानक रूप में है, और जिसको काट सकते हो वो मानक रूप में नहीं है। सिंपल सी बात है। या गणित की भाषा में, ये वाली भाषा में क्या बताया मैंने कि जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है वो मानक रूप है, और 1 नहीं है, कुछ और है, कुछ और है, तो वो मानक रूप में नहीं है। सिंपल सी बात है, जैसे समझ जाओ सब बढ़िया है। तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। बिल्कुल बेसिक बातें थी, आपको इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। डीपीपी के क्वेश्चंस करने हैं। डीपीपी में ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। एक आध क्वेश्चन ना आए तो टेंशन मत लेना, टेंशन नहीं लेना, उसको गोला बना देना, गोला बना देना। अब डीपीपी का मान लो तुम्हें डाउट आ गया, डीपीपी में कैसे करोगे उसको, वो बता देता हूं मैं। डीपीपी अभी जाएगी, जैसी क्लास खत्म होगी तुम्हारे पास डीपीपी जाएगी। अब डीपीपी तुमने सॉल्व कर लिया आज रात को, और आज के आज करने हैं। वो भंडार नहीं करना, इकट्ठा नहीं करना कि आराम से करूंगा संडे को, नहीं, डेली का डेली करना, हर सब्जेक्ट का करना है। अब मान लो तुमने कर लिया, उसमें डाउट आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट आ गया सर, अब क्या सर को फोन करोगे? नहीं भाई, इतने बच्चे हो, कहां से मैं फोन उठाऊंगा। तो क्या करें? तो कल मैं उसका पीडीएफ एक और सेंड करूंगा जिसमें सॉल्यूशन होगा, जिसमें सभी प्रश्नों के हल होंगे जो आज प्रश्न मिले हैं। तो सर उसमें से हम क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देखकर समझ लेंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन ना समझ में आए। आपने सर हल भेज दिया, मैंने देखा, फिर भी नहीं समझ में आया, अब क्या करूं? तो भाई फिर और गोला को और गाढ़ा कर देना, गोले को और गाढ़ा कर देना, और फिर मैं आऊंगा हफ्ते में एक दिन रोज। ऐसे तो लाइव क्लास में रोज आऊंगा ही, हफ्ते में एक दिन अलग से आऊंगा मैं वो डीपीपी सॉल्व करवाने। आपके हफ्ते भर की डीपीपी जितने भी डाउट हैं वो एक दिन में हम सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अनुराग दुबे पूछ रहे हैं डीपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है सर? रितेश मौर्य बहुत बढ़िया।
डीपीपी का फुल फॉर्म होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मतलब कि प्रैक्टिस करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स दी जाती हैं जो डेली बेसिस पर दी जाएंगी, उसी को हम डीपीपी बोलते हैं दोस्त। ये क्या होगा, जो भी आज की क्लास में आप पढ़े हो इससे रिलेटेड ही सवाल आएंगे, उनको आपको हल करना होगा। क्लियर क्लियर। प्रसन्न बोल रहे हैं सर आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो। दोस्त हमारा टेलीग्राम पे चैनल है, आप टेलीग्राम पे अपने सारे डाउट्स वगैरह बता सकते हैं, ठीक है, वहां पर सारे टीचर्स आपको मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन करना ना भूलें। यूट्यूब पर भी अपना चैनल है, वहां पर भी आप ज्वाइन करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे कि भाई करियर विल पे केवल मैथ्स की नहीं, हर एक सब्जेक्ट की शानदार जानदार और बेहतरीन क्लास चल रही है। अगर तुम चाहते हो, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया टीचर हैं, आप चाहें तो अपने दोस्तों को यह भी बोल सकते हैं कि अगर आप टीचर्स का डेमो क्लास देखना चाह रहे हैं तो आप सीधे भागकर चले जाओ भैया यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे हमारी क्लासेज। यूट्यूब, उसका नाम है यूट्यूब चैनल का करियर विल एकेडमी। करियर विल एकेडमी डालते ही सभी टीचर्स के आप वीडियोस देख सकते हैं, चाहे हिंदी मीडियम की बात हो, चाहे इंग्लिश मीडियम की बात हो 9th क्लास की या 10th क्लास की बात हो, जेईई या नीट की, सबकी तैयारी केवल और केवल करियर विल ऐप पर आपको मिलेगी। और यहीं तक की बात नहीं है, 9th 10th आगे चल के आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी की तैयारी करेंगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे, तो हर एक प्लेटफॉर्म दोस्त यहां पर अवेलेबल है। मतलब बोर्ड एग्जाम में तो आपका साथ देने का 9th 10th में कसम तो खाकर आई ही है, लेकिन इसके आगे भी और हमेशा आपके साथ लगे रहेंगे, बने रहेंगे और इसी प्रकार से मेहनत करते रहेंगे। बस जरूरत है आपके मेहनत और डेडिकेशन की। तो आई होप कि आज की सारी बातें आपको क्लियर होंगी। आज के लिए दोस्त इतना ही था, मिलेंगे फिर जबरदस्त बेहतरीन तरीके से अगली क्लास में, कल की क्लास में। तो बढ़िया प्रैक्टिस करके आना, बेहतरीन प्रैक्टिस करते रहो, अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच।